स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम साइंस के थ्योरी क्लास करने वाले हैं। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, एमसीक्यू लगाना अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी को समझे रहेंगे आप तो एमसीक्यू को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है इस चैनल पे। हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है साइंस का एमसीक्यू वाला। आगे भी वो सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ थ्योरी को भी समझ लेते हैं। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनता है वो थ्योरी से ही बनता है। तो थ्योरी क्लास को पूरा देखिएगा और समझिएगा। ये क्लास का नोट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला हम समझते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो देखिए, पूछ दिया जाता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो इन सभी को हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह धनात्मक मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। ये तीनों बात याद रखेंगे। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। और ये धनात्मक मूल कण है और परमाणु के नाभिक में रहता है। ये सारी बातें प्रोटॉन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे समझते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। अब इसके बारे में समझते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। यह अनावेशित या आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। ये भी कहाँ रहता है? परमाणु के नाभिक में। और ये अनावेशित होता है, आवेश रहित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक समान होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ दे आपसे, तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉम्सन। इससे तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉम्सन, याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। और जे थॉम्सन कौन है? आधुनिक भौतिक का जन्मदाता। अपनी इलेक्ट्रॉन के बारे में इस लाइन को समझिए। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण आवेशित कण है और ये नाभिक के अंदर नहीं रहता, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद आगे समझते हैं ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है। ये तरीका भी पूछ दिया जाता है। ठोस में अलग होता है, द्रव गैस में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। देखिए, पदार्थ में तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संचरण कहलाता है, जो निम्नलिखित 3 विधियों से होता है। कौन कौन सा? पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। तो इसमें भी याद रखेंगे, चालन किस में होगा? तो ठोस में होता है। और संवहन किस में होता है? द्रव एवं गैस में। और विकिरण कैसे होता है? तो द्रव, गैस व निर्वात में। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखेंगे। ठोस में चालन, द्रव एवं गैस में संवहन और द्रव, गैस व निर्वात में विकिरण। उसके बाद आगे समझते हैं अवतल लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में। यह लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, अर्थात यदि किसी चश्मा में ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल के अंदर उपस्थित बुलबुला अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। और धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे अवतल लेंस के बारे में। सभी पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आगे समझते हैं उत्तल लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो देखिए, यह लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इस कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का अपसारी लेंस। थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में, एक है अपसारी लेंस, एक है अभिसारी लेंस। दोनों को आप कंफर्म याद रखेंगे। उसके बाद इस लेंस के बीच मोटा होता है तथा किनारे पर ये पतला होता है। और अवतल लेंस में जस्ट इसका अपोजिट है। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। इस लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। अवतल लेंस का ऋणात्मक था और इसका कैसा होता है? धनात्मक होता है। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति इस लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस का करते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। हमारे आँख का लेंस उत्तल लेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी, ये दूरी नहीं है सॉरी, ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। इसे भी याद रखेंगे, ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे समझते हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी द्वारा परिवर्तित होती है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है या बनाती है ना। मानव नेत्र की रेटिना पर छवि वास्तविक व उल्टी बनती है। कैसा बनती है, वास्तविक व उल्टी, इसे भी आप याद रखेंगे। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में समझा था इस बात को। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, आँख के कॉर्निया का। तो ये सभी पॉइंट्स मानव नेत्र के बारे में याद रखेंगे। इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी द्वारा परिवर्तित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है मायोपिया। अब आजकल क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें हिंदी में ही मायोपिया लिख दिया जाएगा, वहाँ पे निकट दृष्टि दोष नहीं लिखा रहेगा। तो आपको ये पहचान लेना है कि मायोपिया जैसे ही दिखे तो आपको ये समझ जाना है कि पूछा किसके बारे में गया है, निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो इसके बारे में समझते हैं। इस रोग में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। देखिए, नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट का दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो ये नाम के जस्ट अपोजिट होता है, इसे आप याद रखेंगे। कारण क्या है इसका, इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बन जाता है, मतलब रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है। इसी कारण से इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पूर्व बनता है, इस कारण इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखेंगे। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल लेंस का। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया। अब इसे भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, हिंदी में लिख दिया जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको समझ जाना है किसके बारे में पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो चलिए समझते हैं। इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब ये भी नाम के जस्ट अपोजिट है। दूरदृष्टि दोष नाम है, लेकिन दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है, मतलब रेटिना से दूर बनता है, इसी कारण से इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष है। निवारण कैसे किया जा सकता है इसका, तो उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निवारण दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। जिस व्यक्ति की आंख में निकट व दूरदृष्टि दोष दोनों होता है, उसे दोहरी फोकस लेंस बाईफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से साइंस की इस थ्योरी क्लास में हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अभी हम और भी साइंस की थ्योरी क्लासेस करने वाले हैं, तो आगे आने वाले उन थ्योरी क्लासेस की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।